हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। व्हाट आर द फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। फाइनेंशियल मीन्स क्या है? फाइनेंस। फाइनेंस मार्केट क्या होती है कि हम किसी चीज़ का क्या करते हैं, थिंग्स का एक्सचेंज करते हैं। अब फाइनेंस यानी पैसा और मार्केट यानी एक्सचेंज, यानी पैसों का लेन देन वाली मार्केट। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? यानी जब हम अपने पैसों का लेन देन करते हैं या हमारे जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं उनका लेन देन करते हैं, कुछ फाइनेंसिंग की सर्विसेज का लेन देन करते हैं, दैट विल बी कंसिडर अंडर इन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल एसेट्स क्या हो सकती हैं? हमारे जो बॉन्ड्स हो गए, हमारी जो कॉल मनीज होती हैं वो हो गई, डेट आर कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, सॉरी फाइनेंशियल एसेट। ये किसके अंदर कंसिडर की जाती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। फिर फाइनेंशियल मार्केट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो किसके लिए क्रिएट की जाती है? एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करने के लिए क्रिएट की जाती है। A financial market help to link the savers and the investors by mobilizing fund between them। यानी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हेल्प क्या करती है कि जो सेवर हैं और जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच में एक लिंक बनाती है, और जो भी फंड्स हैं, फंड्स यानी एक तरीके से क्या कह सकते हैं हम, पैसा, जो भी पैसा है उसको मोबिलाइज होने में हेल्प करती है। मोबिलाइज यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। मोबाइल मीन्स चेंज द डायरेक्शंस हो गया, या मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड मोबिलाइजिंग। अब सुनिए ध्यान से, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक कैसे बनाती है। मान लीजिए मैंने अपने पास 10,000 रुपीज सेव करके रखे हैं, ठीक है। अब मैं अगर वो अपनी अलमीरा के अंदर रख देती हूँ तो उससे क्या होगा? वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, ना मुझे उससे कोई गेन होगा। तो जो सेवर है वो ये चाहता है कि उसको उस पैसे से जो उसने सेव किए हैं कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट हो, तो वो क्या करता है? उस मनी को इन्वेस्ट करने चला जाता है इन्वेस्टर्स के पास। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी मनी लेते हैं और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। जैसे इन्वेस्ट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका मान लीजिए बैंक है, ठीक है। मैंने 10,000 रुपीज सेव करे और मैंने जाकर कहाँ डाल दिए? बैंक में डिपॉजिट करा दिए। उस डिपॉजिट के ऊपर मुझे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो उससे क्या होगा? वो मेरी मनी में कहीं ना कहीं बेनिफिट आएगा, मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। अगर मैं इसको अलमीरा में ऐसी रखी रहती तो कुछ नहीं होता, वो 10,000 के 10,000 ही रहते। लेकिन अगर मैंने उसको बैंक में डाल दिया तो उससे मुझे क्या हुआ? बेनिफिट मिला। तो ये जो होता है फाइनेंशियल मार्केट, ये क्या करता है? सेवर और इन्वेस्टर के बीच में एक लिंक जोड़ता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। अ बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन फैक्टर्स, हाउस होल्ड। हमारे बिजनेस के अंदर एक, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड फैक्टर होता है और दूसरा हमारे पास कौन सा फैक्टर होता है? हमारी बिजनेस होती है, ठीक है। अब a business is a part of an economic system that consists of two main factors, household क्या करता है? what is the function? which save fund, जो फंड को सेव करता है, and business firms which invest of funds, बिजनेस फर्म के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है उन फंड्स की जो उसने सेव किए हुए थे। allocates for direct funds available for investment into most प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। उन रिसोर्सेज का डायरेक्टली यूज करता है और उसको क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है, जिससे क्या हो सके? एक मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। मोस्ट प्रोडक्टिव यानी अगर वो ऐसे ही पड़े रहते पैसे तो वैसे के वैसे ही रखे रहते, लेकिन उस पर मुझे क्या होने लग गया था? बेनिफिट। ऐसे ही और जो सेवर्स हैं वो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, शेयर्स खरीद देते हैं और वहाँ पे शेयर होल्डर बन जाते हैं, उस पर भी उनको इनकम मिलती है, तो दैट बेनिफिट विल दे गेट।
When the allocative function is performed, जब भी हम allocative function perform करते हैं, allocative means कहाँ पर हम अपना फाइनेंस यूज करें। जैसे पिछले चैप्टर में हमने कहाँ कहाँ फाइनेंस यूज करना था, कैसे करना था, कहाँ पे फिक्स वर्किंग कैपिटल पे लगाना था, फिक्स्ड कैपिटल पे, वर्किंग कैपिटल पे, कहाँ डेप्ट पे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमें कहाँ पर अपना एलोकेशन करना है, अपनी सेविंग को कहाँ पर लगाना है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू हाउस होल्ड बी हायर। जो रेट ऑफ रिटर्न होगा, कब हम हाउस होल्ड जो है वो अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेगा, तब करेगा जब उसका रेट ऑफ रिटर्न जो उनको ऑफर किया गया है डेट विल बी हायर, वो हायर होगा तब करेगा। Scarce resources are allocated to those firms which have the highest productivity for the economy. जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, यानी बहुत ज़्यादा जिन रिसोर्सेज की कमी है, लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज को अगर हम एलोकेट कर देते हैं तो उससे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तो होगी ही, साथ ही साथ बेनिफिट भी ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज देयर आर टू मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म थ्रू विच द एलोकेशन ऑफ फंड कैन बी डन। या तो हम इसमें बोला है कि जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स कौन से हैं जिसकी हेल्प से हम अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, या तो हम बैंक से कर सकते हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट से। बैंक्स का एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही दिया है। अब हम फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स पढ़ेंगे। मेनली हम दो मार्केट पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट होती है और एक मनी मार्केट होती है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाउस होल्ड कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद बैंक्स। हाउस होल्ड जो है अपना जो सरप्लस फंड है, यानी जो उसकी सेविंग्स है, जो उसकी एक्स्ट्रा इनकम है, वो कहाँ कर देती है, बैंक में डिपॉजिट करा देती है, जो कि बाद में क्या हो जाता है, who in turn could lend these funds to business firm। अब यही पैसा बिजनेस फर्म को दे दिया जाता है। ठीक है, इन लोन के बेसिस पर दे दिया जाता है। जो बैंक्स हैं वो क्या करती हैं, उन बिजनेस फर्म को वही पैसा जो आपने डिपॉजिट कराया है उस पर आपको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी ही देगी, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या उसका वो वाला जो पैसा होता है वो दूसरी बिजनेस फर्म्स को लोन में दे दिया जाता है, और उनसे लोन का जो इंटरेस्ट लिया जाता है डेट विल बी हायर। वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं उससे कई ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बैंक भी जो है वो अपनी इनकम कमा लेती है, यानी हर एक पर्सन को अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी सेविंग्स पे बेनिफिट चाहिए होता है। ऑल्टरनेटिवली हाउस होल्ड कैन बाय द शेयर्स। अब देखो, इन्होंने क्या कहा था कि दो एलोकेशन मतलब दो मेजर ऑल्टरनेटिव हैं फंड को एलोकेट करने के लिए। पहला बैंक का बता दिया, फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, हाउस होल्ड फंड कि जो शेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, शेयर्स को बाय कर सकते हैं, डिबेंचर्स को बाय कर सकते हैं, ऑफर्ड बाय अ बिजनेस यूजिंग फाइनेंशियल मार्केट। जो भी फाइनेंशियल मार्केट में उन्होंने बिजनेस फर्म्स ने शेयर्स इशू करे हैं या डिबेंचर ऑफर करे हैं पब्लिक को, वो लोग वो परचेज करके अपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिस पर रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। द प्रोसेस बाय विच द एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब कि हर कोई यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को इंटरमीडिएशन कहते हैं कि हम लोग अपना पैसा, मैंने अपना पैसा मान लीजिए, अब हम बैंक का एग्जांपल छोड़ देते हैं, अब हम लेते हैं शेयर्स का। मैंने अपना पैसा शेयर्स पे लगाया, ठीक है, इन्वेस्ट करा शेयर पे, और मैं क्या बन गई, उस कंपनी की शेयर होल्डर बन गई। तो उस पर भी मुझे क्या मिलने लगा, इंटरेस्ट मिलने लगा। और वो इंटरेस्ट क्या हो सकता है, मिनिमम अगर मैंने बैंक से निकाल के वहाँ लगाया तो इसका मतलब मेरा क्या है, मुझे बैंक से ज़्यादा वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे बेनिफिट भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। जहाँ पर भी कोई बेनिफिट देखता है वो वहीं पर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर एक कंपनी ने मान लीजिए कि उसने कहा कि मैं 10% आपको दूंगा पैसा, रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा, लेकिन बी कंपनी ने मुझे कहा मैं 15% दे दूंगा, तो मैं क्या पागल हूँ, ए कंपनी के पास जाऊंगी, बी कंपनी के पास जाऊंगी। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो हाउस होल्ड होते हैं वो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टू गेन द मोर एंड मोर बेनिफिट। फिर नेक्स्ट इज, क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के।
फाइनेंशियल मार्केट में पहला फंक्शन होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड दिस इज एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये हो जाता है गड़बड़ एंड है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड challenging them into the most productive uses. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग यानी जो भी मेरी सेविंग है उसको मैं मोबिलाइज करूंगी और बहुत अच्छी जगह पे लगा दूंगी. जैसे अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स द ट्रांसफर सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. It gives savers the choice of different investment and thus helps to channelize surplus. चैनलाइज का मतलब होता है कि हर एक पर्सन के पास जाता है. अब मैंने अगर बैंक को दिया था पैसा तो बैंक ने आगे चैनलाइज किया, उसको मोबिलाइज किया आगे और प्रोडक्टिव अपना खुद का भी यूज देखा और कहीं लगा दिया, यानी वो पैसा घूमता रहता है इन अ सर्कुलेशन. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी. प्राइस डिस्कवरी को भी फैसिलिटेट करती है. हमें पता है कि जो भी हम अपने कॉमोडिटी जो होती है हमारी, जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं उसका जो प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होता है, डिमांड एंड सप्लाई. जो भी डिमांड है और सप्लाई है उनकी हेल्प से स्टैब्लिश किया जाता है. इसी तरह से वी ऑल नो दैट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टैब्लिश अ प्राइस फॉर अ कमोडिटी सर्विस इन द मार्केट. इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउसहोल्ड एंड आर सप्लायर्स. अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, दैट इज अ सिंपल इकोनॉमिक मार्केट थी. अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सप्लायर हो जाते हैं उस फंड के. उसने सेव करा और वो फंड क्या कर दिया, हाउस होल्ड ने सप्लाई कर दिया. एंड बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड इंट्रैक्शन बिटवीन दैम हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट विच इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर मार्केट. यानी वो बिजनेस फर्म्स क्या करती हैं, उस प्राइस की, यानी वो लोग उस पैसों की डिमांड करती है. डिमांड कैसे करती है, इन द सेंस वो शेयर इशू कर देती हैं. तो वो क्या है, डिबेंचर इशू कर देती हैं. तो वो क्या है, डिमांड है. और यहाँ पर जो हाउस होल्ड है वो क्या है, सप्लायर्स है उन फंड्स के. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट. लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एसेट को. ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं ये हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं टू सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट. जो फाइनेंशियल एसेट है उनका सेल परचेज बहुत आसानी से हम लोग इसकी फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. फिर हम कहते हैं कि अब ये फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कराती है. जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मान लीजिए जो मेरा शेयर है उसको भी हम लिक्विफाइड करा सकते हैं, यानी उसको बहुत ही जल्द हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं. उसके बाद आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. में क्या है कि हमारा जो कॉस्ट होता है ट्रांजैक्शन का वो बहुत कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हमें जो सिक्योरिटीज़ मिलती हैं ट्रेड करने के लिए वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं. हमें पता होता है कि किस तरह की कंपनी है, किस तरह से उसका प्रोसीजर है, हर चीज़ फाइनेंशियल मार्केट हमें एक्सप्लेन आसानी से कर देती हैं. अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, कोई डायरेक्टर का पोस्ट लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. तो वो सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं आपकी फाइनेंशियल मार्केट से. आपको बताया जाता है कि ये कंपनी ये प्रोसीजर फॉलो करती है, इसकी इस तरह से शेयर्स इशू हैं. मतलब एक तरीके से इसका जो प्रोस्पेक्टस होता है वो इशू कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है, जो पर्सन्स हैं, जो हाउस होल्ड हैं, जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, सभी का जो टाइम है, एफर्ट है, मनी है, वो क्या हो जाती है, सेव हो जाती है. वरना तो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड हो सकती है. मान लीजिए मेरी कंपनी है और आप मतलब जो शेयर्स हैं आप परचेज करना चाहते हैं. अगर तो फाइनेंशियल मार्केट का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि मुझे शेयर पहले इशू करने से पहले मुझे मतलब बहुत सारी मनी स्पेंड करनी पड़ेगी, बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा कि आप तक शेयर की बात ढंग से पहुंच सके। बट विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मैं डायरेक्टली मार्केट में जाऊंगी और उनको एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट होती है, जिसकी हेल्प से हम अपने शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं और जो बायर उस शेयर्स को परचेज करना चाहता है वो बहुत आसानी से परचेज भी कर सकता है। आज करेंगे हम सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बट आज मैंने इतना सा टॉपिक क्यों कराया है, और इस टॉपिक के अंदर आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाता है, डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये मैंने आज टॉपिक सिर्फ इसलिए इतना सा ही कराया है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट आखिर में होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है। इसके बाद ही हम आगे के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ आएगा तो आगे का टॉपिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक आप मेरी वीडियो रिपीटेड टाइम्स देखना, बट इस टॉपिक को अच्छे से आपने प्रिपेयर ज़रूर करना है, ठीक है। जब तक इसे रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगर कोई भी क्वेरीज हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड बाय बाय।